हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। लिमिट स्टेट मेथड एक मेथड है जिससे हम लोग आरसीसी मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं। कोई भी आरसीसी मेंबर है उसको डिज़ाइन करते हैं एंड दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। इससे पहले भी दो मेथड था डिज़ाइन का, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड दूसरा जो मेथड था वो था अल्टीमेट लोड मेथड। प्रॉब्लम ये दोनों मेथड में ये था कि वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड था ये अलाउबल स्ट्रेस पे बेस्ड था, यानी ये एक इलास्टिक डिजाइन मेथड था ये, और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे लगता था, यानी जो भी मटेरियल है कंक्रीट स्टील तो उस पे लगता था। लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता था, इसमें प्रॉब्लम ये था कि कोई भी स्ट्रक्चर उस पर कोई भी लोड लग रहा है तो इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता था। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं। सपोज एक बीम है एंड इस पे क्रैक आ गया, ठीक है। जैसे क्रैक आ गया तो ये क्या, सर्विसिबिलिटी इसका गायब हो जाता है, यानी इसके अंडर में ये सपोज ये कोई रूम का बीम है, इसके अंडर में जो भी लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं रहना चाहेंगे, तो सर्विसिबिलिटी यहाँ से गायब हो गया। बट इसका यूज ख़त्म हो गया, लेकिन जो मटेरियल का पूरा स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज नहीं हुआ है इस केस में। वही मैं बात करूँ अल्टीमेट लोड मेथड में, तो इसमें जो बाकी स्ट्रेंथ बच गया वो भी यूटिलाइज होता है, लेकिन इस केस में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता था। टू ओवरकम दोज इफेक्ट्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोथ मटेरियल्स एज वेल एज फॉर लोड्स। तो लिमिट स्टेट मेथड्स में लोड एंड मटेरियल्स दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया गया। इस केस में यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। बेसिकली द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। मतलब सर्विसिबिलिटी को भी ध्यान में रखा गया था इस वाले मेथड में, एंड जो सेफ्टी है वो भी ध्यान में रखा गया था। जो एग्जांपल अभी मैं दे के बताया, तो वी कैन से दैट अल्टीमेट स्टेट इज द अल्टीमेट स्टेज इन विच स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज। लिमिट स्टेट मेथड दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड दूसरा जो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बहुत सारा पार्ट है। बेसिकली ये लोड का अल्टीमेट स्टेज इस पे काउंट होता है। ओके, सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कॉम्प्रेशन होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्शन होता है। ये तो हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये सारी चीज़ें वन बाय वन पूरा सिलेबस में पढ़ना है, गेट या ईएस का सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इस पर क्या देखना होता है, दिस अकाउंट्स फॉर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड सेटलमेंट। तो इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में वो भी बीम का डिफ्लेक्शन चेक होता है। सपोज एक बीम है तो उसका कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो चेक इस पे किया जाता है। देयर शुड नॉट बी मोर देन सर्टेन डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 उसमें दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोड एंड फिनिशिंग। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। उसके बाद फिर क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड सेटलमेंट। नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसको ग्राफिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज एक साइड में फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ सैंपल है, दूसरा साइड में स्ट्रेंथ है। ओके, तो जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं क्यूब को, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज FCK, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सपोज वी आर टेस्टिंग 100 क्यूब, 100 क्यूब का सैंपल हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ओके, आउट ऑफ विच मैं बोल रहा हूँ 95 क्यूब ऐसे होंगे जिसका स्ट्रेंथ FCK से ज़्यादा होगा। ओके, ओनली 5% इज प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट दिस वैल्यू, यानी जो इसका स्ट्रेंथ है
वो FCK से कम आ सकता है। इसका एग्जांपल लेके समझे कि सपोज 30 मेगापास्कल FCK का वैल्यू है, ठीक है, तो 95 क्यूब का 30 मेगापास्कल से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। ओनली 5 क्यूब का ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 30 मेगापास्कल से कम वैल्यू आएगा, ठीक है। या सिंपल टर्म में FCK का मतलब ये होता है, ओके। इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ओके। तो यहाँ पे हम लोग FCK का वैल्यू कैलकुलेट करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मीन स्ट्रेंथ। तो मीन स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, जितना भी नंबर ऑफ सैंपल है उसका स्ट्रेंथ का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, दैट विल गिव अस द मीन स्ट्रेंथ, ओके। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ना व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब होता है कि मीन वैल्यू यानी सपोज FM है, मीन वैल्यू से एक इंडिविजुअल ट्यूब का स्ट्रेंथ कितना वेरी कर रहा है एक, ओके। तो ये दोनों का डिफरेंस ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, इफ़ नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन the standard deviation will be equal to root under this value, okay, and if the number of test sample is less than 30 then this value is same, but यहाँ पे m के जगह पे क्या आ जा रहा है, m-1 आ जा रहा है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो मिल गया, यानी जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है वो मिल गया। अब इसी को जो आरसीसी में ये एक्चुअली ये बेसिक चीज़ है। आरसीसी में क्या होता है कि ग्रेड सिस्टम होता है, यानी कोई भी कंक्रीट हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। M10 हो गया, M20 हो गया, M15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज M एंड व्हाट इज 20। तो फॉर M20 का एग्जांपल मैं लूँ तो M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड 20 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल। ये यूनिट ध्यान में रखना है, always will be in megapascal, same can be called as Newton per mm square, okay। बात आती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये मैं बताया M10, M15, M5 भी होता है, M50 होता है, M50 के आगे भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है वो दिया गया है, ठीक है। M10 एंड M15 का वैल्यू दिया है 3.5, M20 एंड M25 का वैल्यू 4 होता है, एंड अबव दैट ग्रेड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ओके। एंड मान के चलते कि यदि M30 या उससे अबव जो भी ग्रेड वाले कंक्रीट होते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द मीन स्ट्रेंथ इज 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, उसका ये मतलब होता है, ओके। Once we get the value of sigma, we can always calculate the FCK with the help of FM and sigma. Next thing है डिजाइन स्ट्रेंथ। देखो ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो क्या हो गया, मटेरियल का स्ट्रेंथ है, ओके। बट इन एक्चुअल सिनारियो जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे, ये मटेरियल का स्ट्रेंथ को हम लोग रिड्यूस करके शो करना होता है। वो क्यों करना होता है, क्योंकि सपोज ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी सी के वैल्यू पे ही डिजाइन करेंगे तो कभी कभी वो सिनेरियो में ये जो लोड है ये FCK से एक्सीड कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि जो मेरा स्ट्रेंथ है वो हम लोग कम करके चलते हैं, ठीक है। तो कम करने के चलते हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो हम लोग जैसे ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, वी विल गेट द डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट होता है 1.5 एंड फॉर स्टील होता है 1.15। बात आती है कंक्रीट के लिए ये वैल्यू हायर क्यों है, स्टील के लिए ये लोअर क्यों है, ओके। तो कंक्रीट का जो भी प्रिपरेशन होता है ये फील्ड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो पुअर होता है। वही बात करें स्टील का तो ये मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में यानी वर्कशॉप में होता है। वर्कशॉप में होता है तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ओके। तो इसी के वजह से यहाँ पे कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हायर लिया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर।
नेक्स्ट है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज़ ओनली 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लेके इसको हम लोग समझ रहे हैं। सपोज एक बीम है या स्ट्रक्चर है, उस पर एक लोड लग रहा है 95, ठीक है। तो इफ़ मैं बोल रहा हूँ ये 95 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड है। इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो लोड लगेगा वो 95% चांस है कि 95 से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ओनली 5% चांस है कि 95 किलो न्यूटन से लोड ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो वही है कैरेक्टरिस्टिक लोड। इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 5% ऑफ प्रोबेबिलिटीज देयर दैट दिस वैल्यू कैन बी एक्सीडेड, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है दैट कैन बी एक्सीडेड। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट देन यू कैन ऑलवेज फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन लोड। नाउ जैसे ही हम लोग अभी मटेरियल के लिए देख रहे थे कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर रहे थे। जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था उसको डिवाइड कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब हमको फाइंड करना है डिजाइन लोड कितना होगा, यानी जो कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करेंगे तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि कितना लोड के लिए हमको वो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। तो जितना लोड के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन होता है उसी को बोलते हैं डिजाइन लोड, ओके। तो डिजाइन लोड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर दैट लोड, ओके। इसी को बोलते हैं लोड फैक्टर। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं लोड फैक्टर। अब यहाँ बात आती कि यहाँ पे जो लोड फैक्टर है या फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे लोड है, तो लोड को हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो जितना एक्चुअल लोड लगने वाला है उससे ज़्यादा लोड के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई स्ट्रक्चर है उसमें 100 किलो न्यूटन लगने वाला है लोड, तो उतना ही का यदि हम लोग डिजाइन करेंगे ये स्ट्रक्चर को, तो इन वर्स्ट सिनारियो सपोज कि 100 से 102 किलो न्यूटन आ गया लोड, इससे एक्सीड हो रहा है, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। जब फेल करेगा तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसी के लिए फॉर सेफ्टी फैक्टर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस कैरेक्टरिस्टिक लोड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड विच इज़ कॉल्ड लोड फैक्टर। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो जब डेड लोड और लाइव लोड लग रहा होता है कोई भी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे लोड फैक्टर का वैल्यू होता है 1.5 फॉर इस टाइप ऑफ लोडिंग, यानी डेड लोड के लिए भी 1.5 होगा, लाइव लोड के लिए 1.5 होगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट डिजाइन लोड भी इक्वल टू 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ओके। और दूसरा लोड कॉम्बिनेशन होता है डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। यहाँ पे विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साथ में नहीं लिया जाता है, दोनों में से एक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक जो आता है वो बहुत रेयर होता है, ओके। तो यहाँ पे जो होता है इसका लोड कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, तो इसको इस तरह लिखा जाता है 1.5। देखो यहाँ पे डेड लोड का फैक्टर 1.5, तो 1.5 में लिखा डेड लोड प्लस यहाँ पे ये वाला लाइव लोड नहीं लग रहा है, इसमें 1.5 लग रहा है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए। तो 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.9 भी कंसिडर करना होगा, 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ओके। 0.9 उस केस में कंसिडर किया जाता है व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवर टर्निंग इज कंसिडर्ड। ओवर टर्निंग का इफेक्ट को जब हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं तब डेड लोड के लिए जो भी कोएफिशिएंट होता है यानी लोड फैक्टर होता है उसमें 0.9 हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। वही मैं बात करूँ लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड, लाइव लोड और एंड अर्थक्वेक लोड के लिए, तो इसमें 1.2 हो जाता है फॉर एच, ओके। अब बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। तो इसमें डेड लोड और लाइव लोड के लिए जब कंसिडर करते हैं तो इसमें लोड फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, यानी बेसिकली इसमें कुछ इंक्रीज नहीं करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। एंड डेड लोड एंड विंड लोड जब कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें भी 1 होता है। द ओनली चेंजेस विल बी हियर व्हेन 3
लोड्स विल बी कंसिडर्ड टुगेदर। ओके, इस केस में 0.8 कंसिडर करते हैं हम लोग फॉर लाइव लोड एंड विंड लोड अर्थक्वेक लोड। तो ये लोड कॉम्बिनेशन जो होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, डिजाइन लोड का वैल्यू पूछ लिया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर।